दोस्तों, मैं आज आपको ऐसा कहानी सुनाने जा रहा हूं जो कि काफी मिस्ट्री से भरा हुआ है। मैंने इस कहानी को 30 अध्याय में बांटा है ताकि आपको कहानी सुनने में मजा आए। हर अध्याय में मिस्ट्री एंड सस्पेंस गहराता जाता है। आज की कहानी का शीर्षक है राजस्थान का वो अनसुलझा राज। 30 साल बाद खुला तहखाने का दरवाजा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अध्याय 1। रेगिस्तान का सन्नाटा और बुलावा। जैसलमेर की तपती रेत पर ढलते सूरज ने खून जैसी लालिमा बिखेर दी थी। धूल भरी आंधियों के बीच गढ़ कुंदार की हवेली एक विशाल पत्थर के राक्षस की तरह खड़ी थी। ये हवेली सालों से वीरान थी, लेकिन आज इसके झरोखों से मध्यम रोशनी बाहर झांक रही थी। हवेली के मालिक ठाकुर पृथ्वी सिंह, जो देश के सबसे बड़े रियल एस्टेट टाइकून में से एक थे, ने आज अपने पूरे परिवार को यहां एक विशेष उद्देश्य से बुलाया था। उनके 3 बेटे, उनकी पत्नियां और कुछ करीबी रिश्तेदार सब एक ही छत के नीचे थे, लेकिन किसी के चेहरे पर खुशी नहीं थी। सब जानते थे कि ठाकुर की तबीयत खराब है और आज रात उनकी वसीयत का खुलासा होने वाला था। आर्यन, जो ठाकुर का सबसे छोटा बेटा और एक मशहूर फोटोग्राफर था, हवेली के मुख्य द्वार पर खड़ा होकर उस विशाल नक्काशीदार लकड़ी के दरवाजे को देख रहा था। उसे बचपन की वो कहानियां याद आ रही थीं कि इस हवेली की दीवारों के भी कान हैं। अंदर चलो आर्यन, बाहर धूल बहुत है। एक ठंडी आवाज आई। वो ठाकुर का बड़ा बेटा विक्रम था। विक्रम के चेहरे पर हमेशा एक शिकन रहती थी, जैसे वो दुनिया का सारा बोझ अकेले उठा रहा हो। रात के 8 बजते ही मौसम ने करवट ली। रेगिस्तान की शांत हवा अचानक एक भयानक तूफान में बदल गई। सैंडस्टॉर्म इतनी तेज थी कि हवेली की खिड़कियां खड़खड़ाने लगीं। बिजली की लाइनें टूट गईं और पूरी हवेली पुराने जमाने की लालटेन और मोमबत्तियों की रोशनी में डूब गई। ठाकुर पृथ्वी सिंह अपने कमरे में थे, एक ऐसा कमरा जो हवेली की सबसे ऊपरी मंजिल पर था और जिसका सिर्फ एक ही दरवाजा था। उन्होंने साफ निर्देश दिए थे कि रात के खाने के बाद उन्हें कोई परेशान न करे। मैं अपनी वसीयत कल सुबह सबके सामने पढ़ूंगा, तब तक कोई मेरे कमरे की तरफ ना आए, ठाकुर ने खाने की मेज पर भारी आवाज में कहा था। उनकी आंखों में एक अजीब सा डर था, या शायद कोई चेतावनी। रात के ठीक 11 बजे, जब तूफान अपने चरम पर था, हवेली के पुराने क्लॉक टावर ने 11 बार गूंज की। अचानक ऊपर की मंजिल से एक जोरदार चीख सुनाई दी, जो तूफान की आवाज को भी चीर गई। सब दौड़कर ऊपर पहुंचे। ठाकुर के कमरे का दरवाजा भीतर से बंद था। पिताजी, दरवाजा खोलिए, विक्रम ने चिल्लाकर कुंडी खटखटाई। कोई जवाब नहीं मिला। आर्यन और विक्रम ने मिलकर कंधे से जोर लगाया और तीसरे प्रयास में भारी लकड़ी का दरवाजा टूट गया। अंदर का नजारा देखकर सबकी रूह कांप गई। ठाकुर पृथ्वी सिंह अपनी आराम कुर्सी पर बैठे थे। उनकी आंखें फटी हुई थीं और सीने में एक प्राचीन राजपूती खंजर घोंपा गया था। खिड़कियां भीतर से बंद थीं। दरवाजा भीतर से लॉक था। कमरे में ठाकुर के अलावा कोई नहीं था। न कोई छुपा हुआ रास्ता, न कोई सुराग। ये एक इम्पॉसिबल मर्डर था। ठाकुर की लाश के पास एक छोटा सा कागज का टुकड़ा गिरा था, जिस पर लिखा था, पाप की उम्र लंबी होती है, लेकिन 13वीं रात को उसका अंत निश्चित है। बाहर तूफान ने हवेली का संपर्क बाहरी दुनिया से पूरी तरह काट दिया था। न फोन सिग्नल थे, न सड़क साफ थी। हत्यारा उन सबके बीच ही था और खेल अभी शुरू हुआ था। अध्याय 2। बंद कमरा और रिश्ते हुए जख्म। कमरे के भीतर की हवा भारी थी। मोमबत्तियों की थरथराती रोशनी में ठाकुर पृथ्वी सिंह की लाश और भी डरावनी लग रही थी। उनके सीने में धंसा वो खंजर, जिसकी मूठ पर एक बाघ का सिर बना था, खानदानी वैभव और आज की क्रूरता का मिला जुला सबूत था। सबके चेहरे सफेद पड़ चुके थे।
सन्नाटे को चीरते हुए एक भारी और सधी हुई आवाज आई। कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। कमरे की किसी भी चीज को हाथ मत लगाइए। सबकी नजरें इंस्पेक्टर रणविजय पर टिक गईं। रणविजय ठाकुर के पुराने दोस्त के बेटे थे और इस पारिवारिक मिलन में एक मेहमान के तौर पर आए थे। उनके हाथ में एक टॉर्च थी जिसकी रोशनी अब कमरे के हर कोने का मुआयना कर रही थी। रणविजय, ये क्या पागलपन है? देखो पिताजी को, किसी ने। विक्रम की आवाज लड़खड़ा रही थी। वही तो देख रहा हूं विक्रम, रणविजय ने शांति से कहा। लेकिन जो दिख रहा है वो मुमकिन नहीं है। ये कमरा अंदर से बंद था। खिड़कियों में लोहे की मजबूत जाली लगी है। छत पर कोई रोशनदान नहीं है। तो फिर कातिल बाहर कैसे गया? या फिर? रणविजय की अधूरी बात ने सबके मन में एक ही सवाल पैदा कर दिया। क्या कातिल अभी भी इसी कमरे में छिपा है? उन्होंने पूरी अलमारी, पलंग के नीचे और भारी पर्दों के पीछे तलाशी ली। कमरा खाली था। सिवाय लाश और टूटे हुए दरवाजे के वहां कोई तीसरा मौजूद नहीं था। सब नीचे हॉल में चलिए, रणविजय ने आदेश दिया। तूफान की वजह से हम पुलिस बैकअप नहीं बुला सकते। फोन की लाइनें कटी हुई हैं और मोबाइल सिग्नल गायब है। हम यहां कैद हैं और हमारे बीच एक कातिल है। हॉल में पूछताछ। नकाब उतरने लगे। नीचे बड़े हॉल में माहौल और भी तनावपूर्ण था। दीवार पर टंगी पुरानी पूर्वजों की तस्वीरें ऐसा लग रही थी जैसे वे इस तमाशे को देख रही हों। रणविजय ने अपनी डायरी निकाली। ठाकुर साहब ने आज रात को क्या खाया था? वही जो हम सबने खाया, मंझले बेटे समर ने चिढ़ते हुए कहा। समर का हाथ कांप रहा था और वो बार बार अपनी जेब से रुमाल निकालकर पसीना पोंछ रहा था। लेकिन उन्होंने आधा खाना ही खाया पर अपने कमरे में चले गए। उन्होंने कहा था कि वे अपनी नई वसीयत पर आखिरी दस्तखत करना चाहते हैं। वसीयत? रणविजय की आंखें चमकी। कहाँ है वो वसीयत? सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। अचानक ठाकुर की छोटी बहू माया, जो अब तक चुप थी, बोल पड़ी। वसीयत तो उनके मेज पर होनी चाहिए थी। मैंने देखा था जब वे ऊपर जा रहे थे। उनके हाथ में एक काला फोल्डर था। लेकिन ऊपर कमरे में कोई फोल्डर नहीं था। रणविजय ने गंभीर होते हुए कहा। इसका मतलब है कि कातिल न सिर्फ कमरे में दाखिल हुआ बल्कि वो वसीयत लेकर गायब भी हो गया। और ये सब तब हुआ जब दरवाजा अंदर से बंद था। पहला सुराग और एक पुरानी दुश्मनी। तभी हवेली का पुराना नौकर रामू काका लड़खड़ाते हुए हॉल में आया। उसके हाथ में एक मैला सा लिफाफा था। साहब, ये ठाकुर साहब ने मुझे दिया था। कहा था कि अगर उन्हें कुछ हो जाए तो इसे पुलिस को दे देना। रामू काका की आवाज कांप रही थी। रणविजय ने झपट्टे से लिफाफा लिया और उसे खोला। उसके अंदर एक पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो थी। फोटो में 4 लोग थे। जवान ठाकुर पृथ्वी सिंह, 2 अन्य पुरुष जिन्हें कोई पहचान नहीं पा रहा था और एक महिला जिसका चेहरा जलकर काला पड़ गया था। फोटो के पीछे लिखा था, 13वीं रात को हिसाब बराबर होगा। जो दबाया गया था वो अब जमीन फाड़कर निकलेगा। आर्यन ने फोटो की ओर गौर से देखा। ये महिला, इसकी आंखों में जो चमक है वो जानी पहचानी लग रही है। अचानक हवेली की बत्तियां एक पल के लिए जली और फिर बुझ गईं। अंधेरे में एक जोरदार धमाका हुआ, जैसे कोई भारी शीशा टूटा हो। जब मोमबत्तियां फिर से जलाई गईं तो सब दंग रह गए। हॉल के बीचों बीच रखी ठाकुर की पसंदीदा कांच की मेज चकनाचूर हो चुकी थी और उसके मलबे के ऊपर एक नया संदेश लिखा था। 1 गया, 2 अभी बाकी है। अध्याय 3। वसीयत का लालच और छिपा हुआ कर्ज। हॉल में टूटा हुआ कांच बिखरा था और दीवार पर लिखा संदेश 1 गया,
दो अभी बाकी है, सबके दिलों में खौफ पैदा कर रहा था। इंस्पेक्टर रणविजय ने अपनी टॉर्च की रोशनी ठाकुर के तीनों बेटों के चेहरों पर डाली। हर चेहरा पसीने से तरबतर था, लेकिन क्या वो डर था या अपराध बोध? विक्रम, समर और आर्यन, आप तीनों में से कोई एक जानता है कि ठाकुर साहब आज रात अपनी वसीयत बदलने वाले थे? रणविजय ने अपनी आवाज सख्त की। बड़े बेटे विक्रम ने अपनी घड़ी की चेन को कसकर पकड़ा। पिताजी हमेशा हमें डराते थे कि वो सब कुछ चैरिटी में दे देंगे। हम उनके अपने खून हैं, पर उनके लिए हम बस मोहरे थे। तभी रणविजय ने ठाकुर की मेज के पास से एक फटा हुआ कागज उठाया। वो बैंक का एक नोटिस था। समर, ये तुम्हारे नाम पर है। अंतिम चेतावनी, 15 करोड़ का भुगतान न होने पर संपत्ति कुर्क की जाएगी। हॉल में सन्नाटा छा गया। समर का चेहरा फक पर गया। वो वो बस एक बिजनेस डील थी जो गलत हो गई। मुझे पैसों की जरूरत थी और पिताजी ने मना कर दिया था, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैंने उन्हें मार दिया। लेकिन अगर वसीयत बदल जाती और तुम्हें हिस्सा न मिलता तो तुम सरहद पर आ जाते। आर्यन ने अपने भाई की ओर देखते हुए कहा। और तुम तो बड़े दूध के दूल्हे हो आर्यन। समर चिल्लाया। तुम पिछले 5 साल से घर नहीं आए और आज अचानक जब वसीयत की बात हुई तो तुम अपनी फोटोग्राफी छोड़कर यहां आ गए। बहस छिड़ ही रही थी कि रणविजय का ध्यान ठाकुर की उस पुरानी फोटो पर गया जिसे रामू काका ने दिया था। फोटो में जो महिला थी उसका चेहरा जला हुआ था, लेकिन उसने गले में एक बहुत ही खास नीलम का पेंडेंट पहना हुआ था। रणविजय ने गौर किया कि ठाकुर की बड़ी बहू कामिनी, विक्रम की पत्नी, ने ठीक वैसा ही पेंडेंट आज पहना है। कामिनी जी, ये पेंडेंट आपको कहां से मिला? रणविजय ने अचानक पूछा। कामिनी चौंक गई। उसके हाथ अनजाने में अपने गले की ओर गए। ये ये खानदानी है। ठाकुर साहब ने मुझे शादी पर दिया था। झूठ! रामू काका पीछे से चिल्लाए। वो पेंडेंट ठाकुर साहब की छोटी बहन सुमित्रा का था, जो 20 साल पहले इसी हवेली की एक आग में मर गई थी। ठाकुर साहब ने कहा था कि वो पेंडेंट उन्होंने आग के साथ ही दफन कर दिया था। तभी हवेली की पुरानी घड़ी ने रात के 2 बजाए और ऊपर की मंजिल से भारी कदमों के चलने की आवाज आई, जबकि सब लोग नीचे हॉल में थे। ऊपर कौन था? अध्याय 4। गुप्त सुरंग और काल कोठरी का राज। रणविजय और आर्यन सीढ़ियों की ओर दौड़े। ऊपर की मंजिल पर अंधेरा और भी घना था। ठाकुर के कमरे के पास पहुंचते ही उन्हें एक साया तेजी से कोने की ओर मुड़ते हुए दिखा। रुको! रणविजय ने चिल्लाया, लेकिन वो साया गायब हो गया। जब वे उस कोने में पहुंचे तो वहां सिर्फ एक बड़ी पुरानी पेंटिंग लगी थी, ठाकुर के दादाजी की। आर्यन ने गौर किया कि पेंटिंग के फ्रेम के पास जमीन पर ताजा धूल उड़ी हुई थी। उसने पेंटिंग को थोड़ा हिलाया और अचानक एक क्लिक की आवाज आई। दीवार का एक हिस्सा धीरे से पीछे हटा और एक गुप्त सुरंग का रास्ता खुल गया। ये मुमकिन नहीं है, आर्यन बुदबुदाया। मैं यहां पला बड़ा हूं, पर मुझे इस रास्ते के बारे में कभी नहीं पता था। दोनों ने टॉर्च जलाकर सुरंग के अंदर कदम रखा। रास्ता संकरा था और दीवारों से सीलन की महक आ रही थी। सीढ़ियां नीचे की ओर जा रही थीं। लगभग 10 मिनट चलने के बाद वे एक लोहे के दरवाजे के सामने रुके। दरवाजा खुला हुआ था। अंदर एक छोटी सी काल कोठरी जैसा कमरा था। वहां एक मेज थी जिस पर ढेर सारी फाइलें और कुछ पुरानी दवाइयां रखी थीं। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी व्हीलचेयर थी जिस पर कोई बैठा था, या शायद बैठा रह चुका था। मेज पर एक डायरी खुली थी। रणविजय ने उसे उठाया। आखिरी पन्ने पर ताजा स्याही से लिखा था,
आज रात 13वीं रात है। उसने मुझे 20 साल तक इस तहखाने में कैद रखा ताकि दुनिया को कभी पता न चले कि आग किसने लगाई थी। आज मैं आजाद हूं और वो उस कमरे में बंद है जहां से कोई बाहर नहीं निकलता। ये ठाकुर साहब की बहन सुमित्रा की लिखावट है? आर्यन ने कांपती आवाज में पूछा। पर वो तो मर चुकी थी। शायद नहीं, रणविजय ने गंभीरता से कहा। उसे मरा हुआ घोषित कर दिया गया था ताकि ठाकुर साहब उसकी जायदाद हड़प सकें। उसे यहां जिंदा दफन किया गया था। तभी सुरंग के दरवाजे के पीछे से एक खौफनाक हंसी गूंजी। वो जिंदा है और वो भूखी है। रणविजय और आर्यन पीछे मुड़े, लेकिन तब तक सुरंग का भारी पत्थर वाला दरवाजा बाहर से बंद हो चुका था। वे अब उसी काल कोठरी में कैद थे जहां 20 साल से एक राज छिपा था। अचानक कमरे के कोने में रखी एक पुरानी रिकॉर्डिंग मशीन खुद ब खुद चालू हो गई। उसमें से ठाकुर पृथ्वी सिंह की आवाज आई। अगर तुम ये सुन रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम बहुत देर कर चुके हो। अध्याय 5, गुमराह करने वाला सुराग। और पुरानी रिकॉर्डिंग। सुरंग का भारी पत्थर वाला दरवाजा बंद होते ही धूल का एक गुबार उठा। आर्यन ने पागलों की तरह उसे धक्का दिया, पर वो तस से मस नहीं हुआ। हम यहां फंस गए हैं रणविजय। ये सब एक जाल था। रणविजय ने अपनी टॉर्च की रोशनी उस पुरानी रिकॉर्डिंग मशीन पर डाली जो अभी भी चल रही थी। ठाकुर पृथ्वी सिंह की आवाज गूंज रही थी। सुमित्रा कभी मरी ही नहीं थी। उसे इस तहखाने में रखना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि वो जानती थी कि 20 साल पहले उस रात आग किसने लगाई थी। अगर वो बाहर आती तो खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाती। अचानक टेप में एक और आवाज आई, एक भारी दबी हुई सिसकी, और फिर रिकॉर्डिंग बंद हो गई। रणविजय ने मेज पर रखी फाइलों को पलटना शुरू किया। आर्यन देखो, ये सुमित्रा की मेडिकल रिपोर्ट नहीं है। ये तो एक वसीयत का मसौदा है जो ठाकुर साहब ने कल ही तैयार करवाया था। आर्यन ने पन्ने पढ़े और उसके होश उड़ गए। इसमें लिखा है कि सारी संपत्ति सुमित्रा के नाम होगी, और अगर वो नहीं रही तो ये सब सरकारी ट्रस्ट को जाएगा। हम तीनों भाइयों को फूटी कौड़ी भी नहीं मिलने वाली थी। तभी रणविजय को कोने में एक छोटा सा छेद दिखा जो किसी वेंटिलेशन पाइप जैसा था। उसने वहां कान लगाया। ऊपर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। वो सुमित्रा नहीं है, रणविजय बुदबुदाया। वो आवाज माया की है। रणविजय ने गौर किया कि दीवार के एक पत्थर पर बाघ का सिर बना था, ठीक वैसा ही जैसा उस खंजर पर था जिससे कत्ल हुआ। उसने उसे जोर से दबाया। एक घरघराहट के साथ दीवार का एक दूसरा हिस्सा खिसका। ये रास्ता ऊपर ठाकुर के कमरे की अलमारी के पीछे निकलता था। वे दोनों चुपचाप ऊपर पहुंचे। कमरा खाली था, लेकिन फर्श पर खून की ताजा बूंदें थीं जो दरवाजे की ओर जा रही थीं। अध्याय 6, दूसरी बलि और खूनी परछाई। जब रणविजय और आर्यन वापस नीचे हॉल में पहुंचे तो वहां का नजारा और भी खौफनाक था। बिजली अभी भी कटी हुई थी, मोमबत्तियां बुझ चुकी थीं। विक्रम, समर, कहाँ हो सब? रणविजय ने चिल्लाकर पूछा। हॉल के कोने से एक चीख उभरी। वे रसोई की ओर दौड़े। वहां समर जमीन पर गिरा हुआ था। उसके हाथ में वही काला फोल्डर था, ठाकुर साहब की गायब वसीयत। उसके कंधे पर एक गहरा घाव था, जैसे किसी ने उसे खींचने की कोशिश की हो। वो यही है, समर ने हाफते हुए कहा। मैंने उसे देखा। वो कोई इंसान नहीं था, वो एक साया था। वसीयत तुम्हारे पास कैसे आई समर? रणविजय ने कड़क कर पूछा। मैंने इसे पिताजी के कमरे से चुराया था, मौत से ठीक पहले।
मुझे लगा कि अगर मैं इसे बदल दूं तो मेरा कर्ज उतर जाएगा। पर जैसे ही मैंने इसे खोला, पीछे से किसी ने मुझ पर हमला कर दिया। तभी ऊपर की बालकनी से विक्रम की आवाज आई, रणविजय, जल्दी ऊपर आओ, कामिनी गायब है। पूरी हवेली में अफरा तफरी मच गई। रणविजय ने देखा कि मुख्य हॉल का बड़ा झूमर धीरे धीरे हिल रहा था। उसने ऊपर रोशनी डाली। झूमर की जंजीर से एक कपड़े का टुकड़ा लटका था, वही नीला रेशमी दुपट्टा जो कामिनी ने पहना था। अचानक हवेली के पिछले हिस्से से एक जोरदार धमाका हुआ। पुरानी अस्तबल में आग लग गई थी। रेगिस्तानी हवा ने आग की लपटों को और भड़का दिया। ये सब ध्यान भटकाने के लिए है, रणविजय ने आर्यन से कहा। कातिल चाहता है कि हम सब बाहर भागे ताकि वो कामिनी को ठिकाने लगा सके। रणविजय ने अपनी जेब से वो पुरानी फोटो निकाली। उसने गौर किया कि फोटो में जो जला हुआ चेहरा था, उसके कान के पीछे एक खास तारा जैसा जन्मचिन्ह था। उसने पीछे मुड़कर देखा। हॉल के अंधेरे कोने में रामू काका खड़े थे। उनके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी। काका, आपने कहा था कि सुमित्रा जलकर मर गई थी, रणविजय ने अपनी पिस्तौल निकालते हुए कहा। पर आपने ये नहीं बताया कि उस रात आग आपने लगाई थी, क्योंकि सुमित्रा जान गई थी कि आप ठाकुर के वफादार नौकर नहीं, बल्कि उनके पुराने दुश्मन के बेटे हैं। रामू काका की हंसी पूरी हवेली में गूंज उठी। देर कर दी साहब, 13वीं रात का हिसाब पूरा होने वाला है। अगली बारी उस वसीयत की है और फिर इस पूरे खानदान की। तभी ऊपर से एक भारी चीज गिरने की आवाज आई। वो कामिनी नहीं थी, वो एक और लाश थी जो सीधे मेज पर आकर गिरी। अध्याय 7। गिरता हुआ मुखौटा और पुरानी राख हॉल की कांच की मेज पर जो शरीर गिरा था, उसकी आवाज ने सबका दिल दहला दिया। रणविजय ने अपनी टॉर्च की तेज रोशनी उस पर डाली। वो कामिनी विक्रम की पत्नी नहीं थी, वो कोई अजनबी था जिसके चेहरे पर एक काला नकाब था। जब रणविजय ने वो नकाब हटाया तो विक्रम के मुंह से एक चीख निकल गई। ये तो हमारा मुनीम खन्ना है। ये यहां क्या कर रहा है? खन्ना की गर्दन पर वही निशान था जो खंजर की मूठ पर था, एक बाघ का सिर। उसके हाथ में एक छोटा सा रिमोट कंट्रोल था। खन्ना पिताजी का वफादार था। समर ने कांपते हुए कहा, क्या वो हमें मारना चाहता था? नहीं, रणविजय ने लाश का मुआयना करते हुए कहा। खन्ना किसी को बचाने की कोशिश कर रहा था। देखो, इसकी जेब में एक चिट्ठी है। रणविजय ने चिट्ठी पढ़ी। ठाकुर साहब, मैंने सुमित्रा जी को तहखाने से निकाल लिया है। वे सुरक्षित हैं, लेकिन आपके बेटे उन्हें ढूंढ रहे हैं। वे वसीयत के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। सब एक दूसरे को शक की निगाह से देखने लगे। इसका मतलब था कि सुमित्रा, जो 20 साल से कैद थी, अब आजाद थी और इसी हवेली में कहीं छिपी थी। तभी हवेली की ऊपरी बालकनी पर एक परछाई दिखाई दी। एक औरत जिसके बाल सफेद थे और उसने वही पुराना नीलम का पेंडेंट पहना था। वो सुमित्रा थी। उसने हाथ में एक जलती हुई मशाल ले रखी थी। तुम सब उसी आग की औलाद हो जिसने मेरा सब कुछ छीन लिया। सुमित्रा की आवाज किसी रूह जैसी गूंज रही थी। आज ये हवेली राख बनेगी और मेरे साथ तुम सबका पाप भी जल जाएगा। अध्याय 8। धुंधली यादें और खून का रिश्ता। सुमित्रा के हाथ में मशाल देखकर विक्रम और समर पीछे हटने लगे। बुआ जी, रुकिए, हम बेगुनाह हैं, विक्रम चिल्लाया। लेकिन आर्यन वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखों में एक पुरानी याद ताजा हो रही थी। वो 5 साल का था। हवेली के पिछवाड़े में आग लगी थी।
उसने देखा था कि एक आदमी हाथ में मशाल लिए भाग रहा था। उस आदमी के हाथ पर एक टैटू था, एक उड़ता हुआ बाज। आर्यन ने अचानक रणविजय का हाथ पकड़ा। रणविजय, मुझे याद आ गया। उस रात आग बुआ जी ने नहीं लगाई थी। वो आदमी, वो पिताजी, ठाकुर पृथ्वी सिंह खुद थे। उन्होंने खुद अपनी बहन को मारने की कोशिश की थी ताकि सारी संपत्ति उनके नाम हो जाए। रणविजय चौंक गया। लेकिन आर्यन, ठाकुर साहब तो खुद मारे जा चुके हैं। तो फिर खन्ना को किसने मारा और सुमित्रा को बाहर किसने निकाला? तभी अंधेरे से एक और आवाज आई, ठंडी और बेजान। मैंने निकाला। सब पीछे मुड़े। वहां विक्रम खड़ा था, लेकिन उसके हाथ में अब एक रिवॉल्वर थी। उसके चेहरे पर वो मासूमियत नहीं थी जो अब तक दिख रही थी। विक्रम, तुम? रणविजय ने अपनी पिस्तौल तानी। हाँ, विक्रम मुस्कुराया। पिताजी ने बुआ को कैद किया, पर उन्होंने मुझे कभी कुछ नहीं दिया। उन्होंने वसीयत में सब कुछ चैरिटी को देने का फैसला किया था। मुझे पता था कि अगर बुआ जिंदा मिल जाए और उन पर हत्या का इल्जाम लग जाए तो वसीयत रद्द हो जाएगी और संपत्ति पर मेरा हक होगा। तो तुमने अपने ही पिता को मारा? आर्यन ने नफरत से पूछा। मैंने उन्हें नहीं मारा, विक्रम ने हंसते हुए कहा। मैंने तो सिर्फ दरवाजा बाहर से लॉक किया था। उन्हें मारने वाला तो कोई और है, जो इसी वक्त बुआ के ठीक पीछे खड़ा है। सबने ऊपर देखा। सुमित्रा के पीछे एक और साया उभरा। उसने सुमित्रा के हाथ से मशाल छीन ली और उसे नीचे हॉल की ओर फेंक दिया। आग तेजी से पर्दों पर फैलने लगी। वो साया कोई और नहीं बल्कि रामू काका थे, लेकिन उनके चेहरे का मेकअप अब उतर रहा था। वो कोई बूढ़ा नौकर नहीं बल्कि एक जवान आदमी था जिसने भेष बदला हुआ था। साहब, 13वीं रात का अंत अभी बाकी है, उस आदमी ने कहा। मेरा नाम रामू नहीं, आदित्य है, सुमित्रा का बेटा, जिसे आपने 20 साल पहले लावारिस छोड़ दिया था। अध्याय 9, अग्नि परीक्षा और भागता हुआ सच। आदित्य, आर्यन चिल्लाया, तुम सुमित्रा बुआ के बेटे हो? लेकिन बुआ की तो कोई संतान नहीं थी। ऊपर बालकनी पर खड़ा वो आदमी जिसने रामू काका का भेष धरा था जोर से हंसा। उसकी आवाज में बरसों की नफरत थी। दुनिया के लिए नहीं थी आर्यन, पर ठाकुर पृथ्वी सिंह जानते थे। उन्होंने अपनी ही बहन को कलंकित घोषित कर दिया और उसके बच्चे को रेगिस्तान में मरने के लिए छोड़ दिया। किस्मत देखिए, उसी रेगिस्तान ने मुझे पाला और आज मैं यहां आपका काल बनकर खड़ा हूं। आग तेजी से सीढ़ियों तक पहुंच गई थी। विक्रम ने अपनी रिवॉल्वर आदित्य की ओर तानी। तुम जो भी हो, वसीयत मुझे चाहिए। वसीयत कहाँ है? आदित्य ने अपनी जेब से एक जलता हुआ कागज निकाला। ये रही तुम्हारी वसीयत, विक्रम। राख के ढेर में अपनी किस्मत ढूंढो। उसने वसीयत के पन्नों को आग के हवाले कर दिया और नीचे हॉल में फेंक दिया। नहीं! विक्रम पागलों की तरह आग की ओर झपटा। वो भूल गया कि आग की लपटें उसे भी निगल सकती हैं। तभी हवेली की छत का एक हिस्सा भरभरा कर गिरा। रणविजय ने आर्यन और माया को धक्का देकर पीछे किया। हवेली गिर रही है, हमें यहां से निकलना होगा। रणविजय ने ऊपर की ओर देखा। आदित्य और सुमित्रा अभी भी वहीं थे। सुमित्रा की आंखों में कोई डर नहीं था, जिसे वो इसी दिन का इंतजार कर रही थी, सब कुछ जलते हुए देखने का। अध्याय 10, इम्पॉसिबल मर्डर का खुलासा। रणविजय ने अपनी पिस्तौल बेल्ट में डाली और जलती हुई सीढ़ियों की ओर दौड़ पड़ा। आर्यन, समर को लेकर बाहर निकलो, मैं बुआ को बचाने जा रहा हूं।
धुएं के बीच रणविजय ऊपर पहुंचा। आदित्य ने उसे रोकने की कोशिश की, पर रणविजय ने एक जोरदार मुक्के से उसे पीछे ढकेला। आदित्य, कानून अपना काम करेगा। अपनी मां को इस आग में मत झोंको। सुमित्रा ने रणविजय का हाथ पकड़ा। उसकी पकड़ में एक अजीब सी ताकत थी। कानून? जिस कानून ने मुझे 20 साल अंधेरे में रखा, आज इंसाफ होगा साहब। पृथ्वी सिंह को मैंने मारा है। रणविजय रुक गया। लेकिन कमरा अंदर से बंद था। तुम बाहर कैसे आई? और कोई सुराग क्यों नहीं मिला? सुमित्रा ने अपनी साड़ी के पल्लू से एक बारीक नायलॉन का धागा और एक चुंबक निकाला। पृथ्वी सिंह सो रहे थे। मैंने बाहर से उस गुप्त झरोखे के जरिए चुंबक का इस्तेमाल करके अंदर की कुंडी गिरा दी। और खंजर? वो तो पहले से ही उनके तकिए के नीचे छिपा दिया गया था। उन्होंने खुद उसे वहां रखा था, अपनी सुरक्षा के लिए। मैंने बस अंधेरे का फायदा उठाया। रणविजय दंग रह गया। जिसे वे इम्पॉसिबल मर्डर समझ रहे थे, वो एक मां की बरसों की सोची समझी साजिश थी। अचानक हवेली की मुख्य बीम टूटकर गिरी। आदित्य ने अपनी मां को धक्का देकर किनारे किया, पर वो खुद मलबे के नीचे दब गया। मां, भागो! वो चिल्लाया। आदित्य! सुमित्रा की चीख गूंजी। नीचे हॉल में विक्रम वसीयत के जलते टुकड़ों को बचाने की कोशिश में खुद आग की चपेट में आ चुका था। उसकी लालच ने उसे वहीं दफन कर दिया। आर्यन और रणविजय किसी तरह सुमित्रा को लेकर हवेली के पिछले दरवाजे से बाहर निकले। पीछे गढ़ कुंडार की वो आलीशान हवेली ताश के पत्तों की तरह ढह रही थी। सुबह की पहली किरण के साथ रेगिस्तान का तूफान थम गया था, लेकिन वो अपने पीछे सिर्फ राख और कुछ अधूरे राज छोड़ गया था। रणविजय ने सुमित्रा की ओर देखा। उसके चेहरे पर अब एक अजीब सी शांति थी। उसने अपना नीलम का पेंडेंट निकाला और आर्यन को दे दिया। ये तुम्हारी मां का था आर्यन। पृथ्वी सिंह ने उसे भी नहीं छोड़ा था। अध्याय 11। राख से निकली एक नई लाश। इंस्पेक्टर रणविजय अपनी शर्ट की आस्तीन ऊपर चढ़ाए मलबे के पास खड़े थे। उनके चेहरे पर कालिक जमी थी। आर्यन और सुमित्रा पास ही एक एम्बुलेंस के पास बैठे थे। माया और समर अभी भी सदमे में थे। तभी एक कांस्टेबल दौड़ता हुआ आया। साहब, पिछवाड़े के कुएं के पास एक और लाश मिली है। रणविजय के माथे पर बल पड़ गए। एक और? क्या वो आदित्य है? नहीं साहब, ये कोई और है। हुलिया किसी बाहरी आदमी जैसा लग रहा है। रणविजय और आर्यन कुएं की ओर भागे। वहां रेत में आधा दबा हुआ एक शरीर था। जब उसे बाहर निकाला गया तो आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कोई अजनबी नहीं था। वो डॉक्टर खन्ना थे, ठाकुर साहब के निजी डॉक्टर। लेकिन डॉक्टर खन्ना तो कल रात हवेली में आए ही नहीं थे। आर्यन बुद्दुदाया। कल रात जो मरा था वो तो मुनीम खन्ना था। तो फिर ये असली डॉक्टर यहां क्या कर रहा है? रणविजय ने लाश का मुआयना किया। डॉक्टर की जेब से एक छोटी सी शीशी मिली, जिस पर कोई लेबल नहीं था। उनके हाथ में एक पर्चा था, जिस पर लिखा था, पृथ्वी सिंह को ये दवा मत देना, ये धीमा जहर है। इसका मतलब? रणविजय ने सुमित्रा की ओर देखते हुए कहा। ठाकुर साहब को मारने की कोशिश कल रात से बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। खंजर तो सिर्फ आखिरी वार था। उन्हें धीरे धीरे जहर दिया जा रहा था। अचानक सुमित्रा की आंखें फैल गईं। मैंने उसे खंजर मारा था, पर जब मैंने प्रहार किया तो उसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी। वो पहले से ही मर चुका था। अध्याय 12। असली वसीयत का खेल। हवेली की राख के बीच कुछ पुलिसकर्मी कागजात ढूंढ रहे थे। समर पागलों की तरह उस जगह खुदाई कर रहा था जहां वसीयत जलकर गिरी थी। वो जल गई समर, अब कुछ नहीं बचा।
आर्यन ने उसे रोकने की कोशिश की। तुम नहीं समझते आर्यन, समर चिल्लाया। वो वसीयत जो आदित्य ने जलाई थी, वो नकली थी। असली वसीयत तो पिताजी ने एक डिजिटल लॉकर में रखी थी, जिसकी चाबी डॉक्टर खन्ना के पास थी। रणविजय ने तुरंत डॉक्टर खन्ना की लाश की तलाशी ली। उनकी घड़ी के पीछे एक छोटा सा माइक्रोचिप छिपा था। ये रही असली वसीयत, रणविजय ने चिप को ऊपर उठाते हुए कहा। तभी माया, ठाकुर की छोटी बहू, आगे आई। उसके हाथ में एक छोटी पिस्तौल थी। वो चिप मुझे दे दो रणविजय। सब दंग रह गए। मासूम दिखने वाली माया के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान थी। डॉक्टर खन्ना को मैंने ही मारा था। वो जान गए थे कि मैं पिताजी की दवाओं में जहर मिला रही हूं। और मुनीम खन्ना, उसने मुझे देख लिया था, इसलिए उसे रास्ते से हटाना जरूरी था। माया, तुमने ये सब क्यों किया? आर्यन ने अविश्वास से पूछा। पैसों के लिए नहीं आर्यन, माया ने नफरत से कहा। इंसाफ के लिए। सुमित्रा बुआ तो सिर्फ एक मोहरा थी। असली शिकार तो मेरी मां थी, जिसे ठाकुर पृथ्वी सिंह ने सालों पहले धोखा दिया था। मैं आदित्य की सौतेली बहन हूं। हम दोनों ने मिलकर ये खेल रचा था, लेकिन आदित्य बुआ के मोह में पड़ गया और मारा गया। माया ने ट्रिगर पर उंगली कसी। अब वो चिप मुझे दो, वरना। तभी खंडर के मलबे से एक साया निकला। वो बुरी तरह जला हुआ था, लेकिन जिंदा था। वो आदित्य था। उसने पीछे से माया का हाथ पकड़ लिया। खेल खत्म हो गया माया, आदित्य ने भारी आवाज में कहा। प्रतिशोध की आग ने हमें भी जला दिया। दूर से पुलिस की और गाड़ियों के सायरन सुनाई देने लगे। 13वीं रात का सन्नाटा अब खत्म हो रहा था, लेकिन रेगिस्तान की हवाओं में एक नया राज घुल चुका था। अध्याय 13, सौतेले रिश्तों का जहरीला जाल। आदित्य, तुम जिंदा हो? माया की आवाज में डर और हैरानी का मिला जुला स्वर था। उसने झटके से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन आदित्य ने उसकी कलाई को लोहे की जंजीर की तरह जकड़ रखा था। रणविजय ने अपनी पिस्तौल तानी। माया, हथियार फेंक दो, खेल खत्म हो चुका है। माया जोर से हंसी, एक ऐसी हंसी जिसमें दर्द और नफरत भरी थी। खत्म? अभी तो हिसाब शुरू हुआ है रणविजय। तुम जानते हो इस आदित्य ने क्या किया? इसने अपनी ही मां सुमित्रा को बचाने के लिए मुझे धोखा दिया। हम दोनों का मकसद एक था, ठाकुर पृथ्वी सिंह का विनाश, पर यह कमजोर निकल गया। आदित्य ने खांसते हुए कहा। विनाश और हत्या में फर्क होता है माया। मैंने सिर्फ सच सामने लाने का वादा किया था, मासूमों का खून बहाने का नहीं। तुमने डॉक्टर खन्ना को मारा, तुमने मुनीम को मरवाया, तुम ठाकुर से भी बदतर बन गई। आर्यन बीच में आया। माया, तुम आदित्य की सौतेली बहन हो? इसका मतलब तुम्हारी मां? हाँ, माया चिल्लाई। मेरी मां वो औरत थी जिसे पृथ्वी सिंह ने अपनी हवेली में शरण दी और फिर उसे कलंकित कर सड़क पर फेंक दिया। सुमित्रा बुआ को तो सिर्फ कैद किया गया था, मेरी मां को तो रोज तिल तिल कर मारा गया। मैं इस खानदान की हर ईंट को खून से रंगना चाहती थी। अचानक सुमित्रा आगे बढ़ी। उसने माया के चेहरे को गौर से देखा। तुम्हारी मां, क्या उसका नाम रत्ना था? माया ठिठक गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। हाँ, रत्ना। सुमित्रा की आंखों से भी आंसू बहने लगे। मूर्ख लड़की। रत्ना मेरी दुश्मन नहीं, मेरी सबसे बड़ी राजदार थी। उसने मुझे इस कैद से निकालने की कोशिश की थी, इसीलिए उसे निकाला गया था। तुम जिसे नफरत समझ रही हो, वो बलिदान था। माया के हाथ से पिस्तौल छूटकर रेत में गिर गई।
उसका पूरा शरीर कांपने लगा। जिस बदले की आग में वो जल रही थी, उसका आधार ही गलत निकला। अध्याय 14। डिजिटल वसीयत और अंतिम सत्य। रणविजय ने वो माइक्रोचिप ली और अपने लैपटॉप से जोड़ा। सब लोग सांस रोककर स्क्रीन की ओर देख रहे थे। वसीयत का दस्तावेज खुला, लेकिन वो कोई साधारण वसीयत नहीं थी। वो एक वीडियो फाइल थी। स्क्रीन पर ठाकुर पृथ्वी सिंह का चेहरा उभरा। वे बहुत कमजोर लग रहे थे। अगर तुम ये देख रहे हो तो इसका मतलब है कि 13वीं रात बीत चुकी है। मैं जानता हूं कि मेरे बेटे लालची है और मेरी बहन सुमित्रा के मन में मेरे लिए जहर है। मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूं। ठाकुर ने एक लंबी सांस ली और कैमरे की ओर सीधा देखा। आर्यन, तुम मेरे बेटे नहीं हो। तुम सुमित्रा और उसके पति के बेटे हो, जिसे मैंने आग वाली रात को चुरा लिया था ताकि मेरे पास एक वारिस हो सके। आदित्य तुम्हारा बड़ा भाई है। मैंने सुमित्रा को इसलिए कैद रखा ताकि वो तुम्हें मुझसे छीन न सके। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो जिसे अपना पिता समझता रहा, वो उसका अपहरण करता था, और जिसे वो बुआ समझ रहा था, वो उसकी अपनी मां थी। वसीयत में आगे लिखा था, सारी संपत्ति सुमित्रा और उसके दोनों बेटों आदित्य और आर्यन के नाम होगी। विक्रम और समर को केवल उनकी बुनियादी जरूरतें दी जाएंगी। और माया, मुझे पता था तुम रत्ना की बेटी हो। तुम्हारे लिए मैंने एक अलग ट्रस्ट बनाया है, क्योंकि तुम्हारी मां के साथ जो हुआ उसका बोझ मेरे सीने पर हमेशा रहा। वीडियो बंद हो गया। विक्रम और समर, जो अब तक लालच में लड़ रहे थे, बुत बनकर खड़े रह गए। उनके पास अब कुछ नहीं बचा था, न दौलत न रुतबा। आर्यन धीरे धीरे सुमित्रा की ओर बढ़ा। सुमित्रा ने अपने हाथ फैलाए। 20 साल का इंतजार एक गहरी सिसकी के साथ खत्म हुआ, लेकिन रहस्य अभी भी एक कोने में छिपा था। रणविजय ने गौर किया कि माइक्रोचिप के अंत में एक और छोटी फाइल थी। उसने उसे खोला। उसमें एक नक्शा था, हवेली के ठीक नीचे एक और तहखाने का, जहां ठाकुर ने कुछ ऐसा छिपाया था जो सोने चांदी से भी कीमती था। अध्याय 15। तहखाने का अंतिम सत्य। रणविजय ने लैपटॉप की स्क्रीन पर उभर रहे उस नक्शे को गौर से देखा। ये कोई खजाना नहीं है आर्यन। ये गढ़कुंदार की नींव के नीचे बना एक प्राचीन अभिलेखागार है। तुम्हारे पिता, असली पिता, एक इतिहासकार थे। आर्यन ने धुंधली आंखों से नक्शे को देखा। मेरे पिता, सुमित्रा मां के पति? सुमित्रा ने धीमी आवाज में कहा। हाँ, उनका नाम देवव्रत था। वे इस हवेली के इतिहास पर शोध कर रहे थे। पृथ्वी सिंह को डर था कि देवव्रत को कुछ ऐसा मिल गया है जिससे इस खानदान की राजपूती शान मिट्टी में मिल जाएगी। इसीलिए उस रात आग लगाई गई थी। वे चारों, रणविजय, आर्यन, आदित्य और सुमित्रा, खंडहरों के बीच उस छिपे हुए रास्ते की ओर बढ़े जिसे नक्शे में काल कोठरी के पीछे दिखाया गया था। मलबे को हटाने के बाद एक पीतल का भारी हैंडल मिला। उसे घुमाते ही जमीन के अंदर एक गुप्त सीढ़ी खुल गई। अंदर की हवा ठंडी और सूखी थी। वहां हजारों पुरानी फाइलें और ताम्रपत्र रखे थे। मेज के बीचों बीच एक लिफाफा रखा था जिस पर लिखा था, आर्यन और आदित्य के लिए। अध्याय 16। माया का प्रायश्चित और नया मोड़। बाहर पुलिस माया को ले जाने की तैयारी कर रही थी। वो खामोश थी। उसकी आंखों की वो नफरत अब एक गहरे शून्य में बदल चुकी थी। जब उसने सुना कि उसकी मां रत्ना का एक अलग पृष्ठ बनाया गया है, तो उसका कलेजा फटने लगा। इंस्पेक्टर, माया ने पुकारा। जाने से पहले मुझे एक बात बतानी है। डॉक्टर खन्ना को मैंने जहर दिया था।
पर उन्होंने मरते वक्त मुझसे एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि पृथ्वी सिंह खुद मरना चाहते थे। रणविजय तहखाने से बाहर आया। क्या मतलब? पृथ्वी सिंह को कैंसर था, माया ने खुलासा किया। वे जानते थे कि वे 13वीं रात से आगे नहीं बचेंगे। उन्होंने खुद मुझे उकसाया ताकि मैं उनके खाने में जहर मिलाऊं। वे चाहते थे कि उनकी मौत का बोझ किसी ऐसे पर आए जो उनसे नफरत करता हो, ताकि उनका प्रायश्चित पूरा हो सके। ये सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। ठाकुर पृथ्वी सिंह ने अपनी मौत को भी एक शतरंज की बिसात बना दिया था। अध्याय 17। देवव्रत की डायरी और खूनी इतिहास तहखाने में। आर्यन ने वो लिफाफा खोला। अंदर उसके पिता देवव्रत की डायरी थी। डायरी के पन्ने पीले पड़ चुके थे, लेकिन लिखावट साफ थी। आज मुझे वो सबूत मिल गया। गढ़ कुंदार की ये हवेली किसी ठाकुर की नहीं, बल्कि एक डकैत की थी, जिसने असली वारिसों का कत्ल करके ये साम्राज्य खड़ा किया था। पृथ्वी सिंह के दादाजी ने वो पाप किया था और आज पृथ्वी सिंह वही दोहरा रहे हैं। डायरी में एक चौंकाने वाला खुलासा था। विक्रम और समर, जो खुद को ठाकुर का असली वारिस समझ रहे थे, दरअसल पृथ्वी सिंह की सगी औलादे ही नहीं थीं। वे अनाथालय से गोद लिए हुए बच्चे थे, जिन्हें सिर्फ दिखावे के लिए पाला गया था। इसका मतलब, आदित्य बुदबुदाया, इस पूरी हवेली में सिर्फ हम दोनों, मैं और आर्यन, ही असली खून है। अध्याय 18। विक्रम का पागलपन। जब ये खबर विक्रम तक पहुंची कि वो एक गोद लिया हुआ बच्चा है और उसके पास अब 1 इंच जमीन भी नहीं बची, तो उसका बचा कुचा मानसिक संतुलन बिगड़ गया। वो पुलिस की गिरफ्त से बचकर भागने लगा। ये सब झूठ है, ये हवेली मेरी है, मैं ठाकुर का वारिस हूं। वो चिल्लाता हुआ खंडर की सबसे ऊंची दीवार पर चढ़ गया। नीचे आओ विक्रम, रणविजय ने चेतावनी दी। कभी नहीं, अगर ये मेरी नहीं तो किसी की नहीं। विक्रम ने जेब से एक छोटा लाइटर निकाला। उसे पता था कि नीचे तहखाने में रखे पुराने कागजात और बारूद के अवशेष, जो पुराने जमाने में रक्षा के लिए रखे जाते थे, एक बड़ा धमाका कर सकते हैं। उसने जलता हुआ लाइटर नीचे फेंक दिया। अध्याय 19। अंतिम धमाका और बलिदान। भागो, रणविजय चिल्लाया। तहखाने के अंदर गैस के पुराने पाइप और सूखे कागजात ने तुरंत आग पकड़ ली। एक के बाद एक धमाके होने लगे। आर्यन और सुमित्रा को बाहर धकेलते हुए आदित्य मलबे की चपेट में आ गया। आदित्य! आर्यन पीछे मुड़ा, पर आग की दीवार उनके बीच खड़ी थी। आदित्य ने मलबे के नीचे दबे होने के बावजूद जोर से कहा, आर्यन, मां का ख्याल रखना। मेरा हिसाब बराबर हो गया। मैंने अपना वादा निभाया। हवेली का मुख्य ढांचा जमीन में धंस गया। विक्रम दीवार से गिरकर मलबे में दफन हो गया और उसके साथ ही वो झूठा अहंकार भी खत्म हो गया। अध्याय 20। राख का सवेरा। धमाके की गूंज थम चुकी थी। सुबह के सूरज ने अब आसमान को पूरी तरह साफ कर दिया था। जहां कभी गढ़ कुंडार का गर्व खड़ा था, वहां अब सिर्फ मलबे का ढेर था। आदित्य का शरीर नहीं मिला, पर उसकी वीरता की कहानी हवाओं में घुल गई। रणविजय ने आर्यन के कंधे पर हाथ रखा। वो चला गया आर्यन। उसने अपने परिवार को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। सुमित्रा अब शांत थी। उसने आर्यन का हाथ पकड़ा। चलो बेटा, अब इस नफरत की जमीन को छोड़ देते हैं। अब कोई हवेली नहीं है, कोई ठाकुर नहीं है, अब सिर्फ हम हैं। आर्यन ने एक आखिरी बार उस मलबे को देखा। उसे महसूस हुआ कि असली रहस्य किसी हवेली या खजाने में नहीं, बल्कि उन इंसानी जज्बातों में था जो लालच की आग में जलकर राख हो गए। अध्याय 21। राख से उपजा नया जीवन।
आर्यन अब जैसलमेर का वो डरा हुआ लड़का नहीं था। वो दिल्ली का एक धारदार खोजी पत्रकार बन चुका था। उसकी किताब हवेली के अंतिम अवशेष बेस्टसेलर रही थी। उसने अपनी मां सुमित्रा के साथ एक छोटा सा घर बसा लिया था जहां शांति थी। एक सुबह आर्यन के दफ्तर में एक कुरियर आया। उसमें कोई नाम नहीं था, बस एक पुरानी जली हुई लकड़ी की नक्काशी थी। वही बाघ का सिर जो उस खंजर पर था। उसके साथ एक छोटा सा नोट था। रेत कभी सच को पूरी तरह नहीं दबा पाती। क्या तुम वास्तव में जानते हो कि उस रात कौन मरा था? आर्यन के हाथ कांपने लगे। क्या आदित्य जिंदा था या कोई और खेल शुरू हो रहा था? अध्याय 22। सुमित्रा का अंतिम राज। आर्यन तुरंत घर पहुंचा, लेकिन वहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सुमित्रा जमीन पर गिरी हुई थी। उसे दिल का दौरा पड़ा था। एम्बुलेंस के इंतजार में आर्यन ने उसका सिर अपनी गोद में रखा। सुमित्रा की आंखें आधी खुली थीं। उसमें कांपते हुए हाथ से आर्यन की कमीज पकड़ी। आर्यन, वो वो वापस आ गया है। कौन मां? आदित्य? आर्यन ने बदहवास होकर पूछा। नहीं, साया, पृथ्वी सिंह का असली मालिक। वो वो कोई इंसान नहीं, वो एक नाम है, रुद्र। पृथ्वी सिंह ने जो भी किया उसके पीछे वही था। वो वो मेरा असली पति नहीं था आर्यन, तुम्हारा पिता देवव्रत। उसने रुद्र को देख लिया था। सुमित्रा की सांसें थम गईं। उसकी आंखों में वो राज हमेशा के लिए जम गया जिसे उसने 25 साल तक सीने में दफन रखा था। सुमित्रा अब नहीं रही थी, लेकिन उसने एक नया दरवाजा खोल दिया था, रुद्र का। अध्याय 23। रुद्र की तलाश और पुरानी फाइलें। सुमित्रा के अंतिम संस्कार के बाद आर्यन ने रणविजय को फोन किया, जो अब रिटायर होकर पुणे में रह रहे थे। रणविजय सर, क्या आपने कभी रुद्र का नाम सुना है? आर्यन ने पूछा। फोन के दूसरी ओर एक लंबा सन्नाटा छा गया। फिर रणविजय की भारी आवाज आई। आर्यन, उस नाम को भूल जाओ। अगर तुम अपनी जान प्यारी है तो उस नाम को कभी मत दोहराना। रुद्र कोई अपराधी नहीं है। वो एक अदृश्य शक्ति है जो राजस्थान के आधे राजनेताओं और बिजनेस टाइकून्स को कंट्रोल करती है। पृथ्वी सिंह उसका सिर्फ एक प्यादा था। आर्यन को समझ आ गया कि वो खूनी खेल जो हवेली से शुरू हुआ था, वो दरअसल एक बहुत बड़े साम्राज्य का एक छोटा सा हिस्सा था। उसने ठान लिया कि वो उस साये का चेहरा बेनकाब करेगा। अध्याय 24। काल कोठरी का दूसरा हिस्सा। आर्यन वापस जैसलमेर पहुंचा। उस रात चांद आधा था। वो चुपके से गढ़कुंडार के खंडरों में दाखिल हुआ। उसने गौर किया कि जहां धमाका हुआ था वहां जमीन थोड़ी धसी हुई थी। खुदाई करने पर उसे एक लोहे का बक्सा मिला जो मलबे में दबने से बच गया था। उसके अंदर कुछ माइक्रोफिल्म्स थीं। जब उसने उन्हें अपनी पोर्टेबल डिवाइस से स्कैन किया तो उसके होश उड़ गए। वे माइक्रोफिल्म्स असल में ब्लैकमेलिंग की फाइलें थीं। उनमें देश के सबसे बड़े मंत्रियों और व्यापारियों के ऐसे राज थे जो उन्हें एक पल में तबाह कर सकते थे। और हर फाइल के अंत में एक मुहर लगी थी, आर। तभी पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। आर्यन पलटा, अपनी टॉर्च जलाते हुए। सामने एक नकाबपोश आदमी खड़ा था। अध्याय 25। नकाब के पीछे का चेहरा। फाइलें मुझे दे दो आर्यन, तुम बहुत आगे निकल आए हो, उस आदमी ने कहा। आवाज कुछ जानी पहचानी थी। तुम कौन हो? रुद्र के आदमी? आर्यन ने चिल्लाकर पूछा।
उस आदमी ने धीरे से अपना नकाब हटाया। आर्यन की टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। वो कोई और नहीं बल्कि समर था, ठाकुर का मंझला बेटा, जिसे सब बेवकूफ और लालची समझते थे। समर, तुम तो पुलिस की कस्टडी में थे। आर्यन दंग रह गया। कस्टडी? आर्यन, पैसा और पावर किसी भी जंजीर को पिघला सकते हैं। समर ठंडी हंसी के साथ बोला। पिताजी ने मुझे कभी कुछ नहीं समझा, पर रुद्र ने मेरी काबिलियत पहचानी। मैं ही उनका नया वारिस हूं। विक्रम मर गया, आदित्य गायब है, और तुम बस एक धूल के कण हो जिसे अब साफ करना जरूरी है। समर ने अपनी पिस्तौल तानी। तभी अंधेरे से एक पत्थर तेजी से आया और समर के हाथ पर लगा। पिस्तौल दूर जा गिरी। एक साया अंधेरे से बाहर निकला। वो लंबा था, उसके चेहरे पर आग के भयानक निशान थे और उसकी एक आंख पत्थर जैसी बेजान थी। वो आदित्य था। आदित्य? आर्यन की आवाज रुंध गई। आज रात रुद्र का अंत होगा और इस हवेली का बदला भी पूरा होगा। आदित्य की आवाज किसी टूटे हुए वायलिन की तरह गूंजी। अध्याय 26। मरे हुए वापस आते हैं। आदित्य, ये मुमकिन नहीं है, समर चिल्लाया। उसके हाथ कांप रहे थे। आदित्य के चेहरे पर आग के निशान उसकी आप बीती सुना रहे थे। उसकी एक आंख पत्थर जैसी स्थिर थी, पर दूसरी में प्रतिशोध की ज्वाला थी। रेत ने मुझे निगल लिया था समर, पर मौत ने मुझे स्वीकार नहीं किया। मैं 5 साल तक रुद्र के साए में रहा, उसका सबसे भरोसेमंद जल्लाद बनकर, ताकि आज की रात आ सके। समर ने अपनी दूसरी पिस्तौल निकालने की कोशिश की, पर आदित्य ने बिजली की तेजी से उसका हाथ मरोड़ दिया। एक कराह के साथ समर जमीन पर गिर पड़ा। आर्यन, वे माइक्रोफिल्म्स ले लो, आदित्य ने कराहते हुए कहा। उनमें रुद्र का असली चेहरा है। वो कोई बाहर का आदमी नहीं है, वो हमारे बहुत करीब है। अचानक आसमान में एक हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट सुनाई दी। तेज रोशनी ने पूरे खंडहर को दिन की तरह रोशन कर दिया। फाइलें फेंक दो, एक भारी आवाज लाउडस्पीकर पर गूंजी। अध्याय 27। रुद्रवन का आधुनिक किला। आर्यन और आदित्य को बंधक बनाकर एक गुप्त पहाड़ी ठिकाने पर ले जाया गया। ये जैसलमेर की पहाड़ियों के बीच बना एक अल्ट्रा मॉडर्न बंकर था। कांच की दीवारों के पीछे सर्वर चल रहे थे और चारों ओर हथियारबंद गार्ड थे। वहां एक आलीशान कुर्सी पर एक बुजुर्ग आदमी बैठा था, जिसका चेहरा अंधेरे में था। उसने हाथ में एक वाइन का गिलास पकड़ा था। स्वागत है सुमित्रा के बेटो। वो आवाज आर्यन ने पहले कहीं सुनी थी। कुर्सी धीरे से घूमी। सामने रिटायर्ड इंस्पेक्टर रणविजय बैठे थे। आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। रणविजय सर, आप रुद्र है? रणविजय मुस्कुराए, पर वो मुस्कान ठंडी थी। पुलिस की नौकरी में क्या मिलता है आर्यन? बस चंद सिक्के और गालियां। मैंने इस सिस्टम को अंदर से देखा और फिर इसे कंट्रोल करना सीखा। पृथ्वी सिंह मेरा मोहरा था, जिसने मुझे पैसे दिए अपना साम्राज्य खड़ा करने के लिए। और सुमित्रा, वो तो बस एक जरिया थी तुम्हें और आदित्य को कंट्रोल करने का। अध्याय 28। डिजिटल और फिजिकल वॉर। आपने मेरी मां को मारा, आर्यन गुस्से से चिल्लाया। वो बहुत ज्यादा जान गई थी, रणविजय ने शांति से कहा। अब वे माइक्रोफिल्म्स मुझे दो और मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। आदित्य ने धीरे से आर्यन की ओर देखा और आंख मारी। आर्यन समझ गया। उसने अपने पोर्टेबल डिवाइस का एक बटन दबाया। फाइलें तो आपके पास कभी नहीं आएंगी सर। मैंने उन्हें पहले ही
लाइव स्ट्रीम कर दिया है। अगले 10 मिनट में पूरी दुनिया रुद्रवन ग्रुप का काला चिट्ठा देख लेगी। रणविजय का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मार दो इन्हें। ठीक उसी वक्त आदित्य ने अपने कोट के नीचे छिपे एक छोटे से रिमोट को दबाया। उसने इस बंकर में घुसते वक्त ही इसके मुख्य बिजली ग्रिड पर एक ईएमपी डिवाइस लगा दी थी। पूरा बंकर अंधेरे में डूब गया। अध्याय 29 मसीहा का असली चेहरा। अंधेरे और अफरा तफरी के बीच आदित्य और आर्यन ने गार्ड्स को चकमा दिया। आदित्य ने रणविजय को कोने में पकड़ लिया। आज आपकी वर्दी का रंग उतर जाएगा सर। तभी सुरक्षा अलार्म बज उठा। बाहर से असली पुलिस की गाड़ियां और आर्मी के ट्रक आ रहे थे। आर्यन के लाइव स्ट्रीम ने अपना काम कर दिया था। देश भर के न्यूज चैनलों पर रणविजय की ब्लैकमेलिंग फाइल्स और उसकी असली पहचान रुद्र फ्लैश हो रही थी। रणविजय ने भागने की कोशिश की, पर आदित्य ने उसे रोक लिया। 20 साल पहले आपने मेरे पिता देवव्रत को मारा था। आज हिसाब बराबर होगा। रणविजय हंसा। तुम मुझे नहीं मार सकते आदित्य, मैं बहुत कुछ जानता हूं। मैं नहीं मारूंगा, आदित्य ने खंडेपन से कहा। कानून मारेगा, वही कानून जिसे आपने पैरों तले रौंदा था। अध्याय 30 13वीं रात का पूर्ण विराम। पुलिस ने रणविजय और समर को गिरफ्तार कर लिया। रुद्रवन का साम्राज्य एक ही रात में ताश के पत्तों की तरह ढह गया। कुछ हफ्तों बाद आर्यन और आदित्य गढ़ कुंदार के खंडरों पर खड़े थे। सूरज डूब रहा था। इस बार रेत में कोई खौफ नहीं था। अब क्या करोगे भैया? आर्यन ने पूछा। आदित्य ने अपनी बेजान आंख की ओर हाथ फेरा। मैं अब शांति चाहता हूं आर्यन। मैं उन लोगों को ढूंढूंगा जिन्हें इस हवेली और रुद्र ने बर्बाद किया। प्रायश्चित अभी बाकी है। आर्यन ने अपनी मां की वो पुरानी नीलम वाली अंगूठी निकाली और उसे जमीन में गाड़ दिया। हवेली खत्म हो गई, पर सच जिंदा है। रेगिस्तान की हवा में अब सुमित्रा की लोरियां नहीं, बल्कि न्याय की एक शांत गूंज थी। हवेली की 13वीं रात का वो डरावना अध्याय हमेशा के लिए बंद हो गया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली कहानी के साथ। तब के लिए अलविदा।